हाय, मैं अमन कोछड़, आप सभी का काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल अमन कोछड़ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पर, जहां पर आज मैं साइकोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं और आपको बताऊंगा कि सेल्फ आत्म यानी कि खुद को जानना क्या होता है, हम खुद को किस तरीके से पहचान सकते हैं और साथ ही साथ पर्सनैलिटी क्या होती है, जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, अगर मैं सेल्फ को डिफाइन करूं कि सेल्फ होती क्या है, यानी कि आत्म जिसे हिंदी में कहा जाता है, और इस आत्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक टर्म्स, कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स जानने की जरूरत है, जिनकी मदद से हम ये पहचान पाएंगे कि आत्म होता क्या है, सेल्फ क्या होती है, एक इंसान की सेल्फ किस तरीके से बनती है। और वहीं पर मैं अगेन हेल्प लूंगा एनसीईआरटी क्लास 12th की, ताकि आप सबको, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना समझें कि ये फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, ये एक प्योरली थ्योरेटिकल नॉलेज है, एक कंसेप्ट है, एक चैप्टर है जो कि समझाया जा रहा है बाइलिंगुअली मेरे द्वारा, अमन कोछड़ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो सेल्फ और पर्सनैलिटी को जानते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि ये आत्म होता क्या है, किस तरीके से एक इंसान अपने आप को देख सकता है, अपने आप को पहचान सकता है, और किस तरीके से वो इंसान दूसरों के प्रभाव में आके, दूसरे लोगों के कहने में आके या कहलवाने के में आके इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है, बिल्कुल बदल लेता है। क्या ये सारी चीजें, कंसेप्ट्स हमें जानने के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि इसका एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है, दैट जो लोग अपनी सेल्फ को नहीं जान पाते हैं, उनमें कुछ कंसेप्ट जैसे कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और भी बहुत सारी टर्म्स जो हैं लो हो जाती हैं अगर वो इंसान अपने आप को नहीं जान पाता है तो। और ये लो होने की वजह से कई मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेसेस का शिकार वो इंसान बनते हैं, जैसे कि एंजाइटी, घबराहट और डिप्रेशन, खास करके डिप्रेशन, यानी कि लो मूड होना, काम में ध्यान न लगना, पिछले काम को अधूरा छोड़ देना, उसमें मन ना लगना, कंसंट्रेट ना कर पाना, नींद ना आना, भूख बहुत ज्यादा लगना या भूख बिल्कुल भी ना लगना, सिमिलरली नींद बहुत ज्यादा आना या नींद बहुत कम आना। डिप्रेशन की मेरी एक स्पेशल वीडियो है जहां पर मैंने इन डिटेल डिप्रेशन के 9 सिम्टम्स बताए हैं, और वो वीडियो मैं चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन एंड द 9 सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। उसी के साथ हम इस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लिंक करने की कोशिश करते हैं कि ये सेल्फ कंसेप्ट है क्या। फ्रॉम कॉमन ऑब्जर्वेशन वी नो दैट डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट आइडियाज अबाउट देमसेल्व्स। हमें ऑब्जर्वेशन, लोगों को देखकर ये चीज पता चल जाती है कि कई लोग, हम भी, इनफैक्ट मैं भी, और हम सब कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें, बातों को ध्यान रख लेते हैं अपने लिए, खासकर खुद के लिए जो होती हैं, और वो हो सकता है लोगों ने कही हो, लोगों ने बताई हो, किसी और के द्वारा हमें सुनने को मिली हो, और कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि वो बातें हमारे लिए ट्रू भी हो, बट इन जनरल केसेस क्या होता है कि वो ज्यादातर बातें जो हैं फॉल्स हो जाती हैं या गलत हो जाती हैं, गलत साबित हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं रोड पे जा रहा हूँ, ठीक, और मैं रोड पे चल रहा हूँ और साथ में मुझे एक बेगर दिखा, एक भिखारी दिखा, जिसके हाथ में कटोरा था, जिसके नीचे कपड़ा था, टॉवल था, और वो भीख मांग रहा था। मैं वहां से पास हुआ और मैंने उस इंसान को देखा और मैं देख के आगे चला गया, ठीक, जो कि हम नॉर्मली एक इंसान कर सकता है, इसमें कोई सही या गलत का पॉइंट नहीं आता। यहाँ पर ये लोग सोचने लग जाते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। लोग उस इंसान की, जो पार कर गया, जो देख रहा था तो चला गया, दूसरे लोग उस इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं, उसकी बेसिकली आत्म, उसकी सेल्फ और उसकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए वो इतने ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड, ईगर हो जाते हैं कि वो अपने मन में अलग अलग धारणाएं क्रिएट करने लग जाते हैं।
यही कंसेप्ट है सेल्फ का, और यही कंसेप्ट सेल्फ का आज क्लियरिटी के साथ समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। अब हुआ क्या कि मैं उस इंसान को देखा और मैं चला गया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैंने उसकी मदद नहीं करी। ऐसा लोग मानेंगे कि मैंने उस इंसान की मदद नहीं करी, बट क्या ये चीज सही है कि उस एक इंसिडेंट, उस एक घटना की वजह से मेरी पूरी पर्सनालिटी को जान लिया जाए, या मेरी पूरी पर्सनालिटी को असेस कर लिया जाए, या ऐसा मान लिया जाए कि ये किसी भी इंसान के साथ मदद नहीं करेगा, ये फ्रेंडली नहीं है, ये हेल्पफुल नहीं है, ये कोऑपरेटिव नहीं है। और जनरली ऐसा इंसान करते हैं, बिकॉज यही सेल्फ और यही ह्यूमन माइंड है, यही हमारा इंटेलेक्ट होता है, यही हमारा माइंड होता है, जो सिर्फ इस पूरे यूनिवर्स में ह्यूमंस को ही मिला है ये चीज सोचने का, एक्सपीरियंस करने का, किसी बात को सोचने का इतनी गहराई तक कि वो उसके लिए सही है या गलत है, और वो इस भ्रम में, इस डिल्यूजन में जीता है कि वो उसको लगता है कि वो बात सही है। ये कंसेप्ट सेल्फ का हमारे बचपन से हमें मिलता आता है, जिसको एनसीईआरटी बुक्स में भी लिखा हुआ है, फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज यू मे हैव स्पेंट कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग about who you are and how you are different from others। ज्यादातर बचपन में क्योंकि इस तरीके के ख्याल आते नहीं हैं, बचपन में सेल्फ सेंटर्डनेस रहती है या इगोइस्टिक मॉडल रहता है। इस इगोइस्टिक मॉडल को गलत तरीके से ना लिया जाए, ऐसा ना समझा जाए कि ईगो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी मैं इस टर्म को, इस वर्ड को बहुत गहराई से समझाने की, बहुत डीपली समझाने की और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि ईगो क्या है, यानी कि हमारा अहम क्या होता है। ठीक, इस ईगो को समझाने के लिए हमारे पास बहुत ही एक अच्छे और विख्यात साइकोलॉजिस्ट, साइकोएनालिस्ट थे, सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने इस ईगो के कंसेप्ट को हम सबको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, यानी कि हमारा अहम। और ये अहम कहीं ना कहीं जुड़ा होता है हमारी सेल्फ के साथ, ये कहीं ना कहीं जुड़ा होता है हमारी सेल्फ के साथ। अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू के आगे एक और साइन लगाया है कि ये सिमिलर है सेल्फ के साथ, सेम नहीं है। हमारा अहम हमारी सेल्फ नहीं होता, हमारा अहम हमारी पर्सनैलिटी नहीं होती, बट ऐसा लोग, कई इंसान की ऐसी प्रवृत्ति होती है, कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि उनकी ईगो, उनका अहम उनसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, जिस वजह से वो अपनी सेल्फ को जान ही नहीं पाते हैं, वो अपने सेल्फ के कंसेप्ट को नहीं जान पाते हैं, और वो दुनिया की नजरों से अपने आप को देखते हैं, जो कि एक गलत नजरिया कभी कभार साबित हो सकता है एक सेल्फ को जानने के लिए या एक पर्सनैलिटी को जानने के लिए। ठीक, अब आगे इस इगोइस्टिक मॉडल के साथ जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं कंसेप्ट को और समझाता हूँ कि सेल्फ होता क्या है। हम बचपन से इस तरीके में जीते हैं, हम बचपन से, कोई भी इंसान हो, बच्चा हो, वो इसी तरीके से जिएगा कि उसके वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता है। बच्चे इस तरीके के ही होते हैं, उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है, सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि वो सबकी अटेंशन चाहते हैं। इसीलिए वो कुछ बच्चे जो हैं, जहाँ पर मैं अपने सेशंस में क्लाइंट्स के साथ भी देखता हूँ, पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान रहते हैं कि बच्चे को अगर हम कोई चीज मना करते हैं तो वो रोने लगता है, या वो बचपन में रोने लगता है, बड़े होके वो टेम्पर टैंट्रम्स कसने लगता है, टेम्पर टैंट्रम्स शो करने लगता है। जिसका मतलब ये होता है कि क्योंकि अब उसे धीरे धीरे ये चेतना आ रही है, ये इंटेलेक्ट, ये कॉन्शियसनेस आ रही है उसके मन में कि अब जब मैं 8-9 साल का बच्चा हो चुका हूँ तो अब मेरे लिए रोना इस सोसाइटी में ठीक नहीं लगेगा, लोग मुझे किस तरीके से देखेंगे। तो ये कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आया है एक, जो कि हम ओवरलुक कर जाते हैं और उस बच्चे को डांटने लग जाते हैं, बजाय कि उसको साइको एजुकेट करके या उसे समझा के कि ये जो आप कर रहे हो ये सेम चीज आप बचपन में भी करते थे, बट बचपन में अलग तरीका था अपनी चीजों को मांगने का, अपनी बातों को कहलवाने का, मनवाने का, ये अलग तरीका होता है, जिसे हम टेम्पर टैंट्रम साइकोलॉजी में कहते हैं। यही कंसेप्ट ऑफ सेल्फ बनता है जब एक बड़ा बच्चा होकर वो रोना नहीं चाहता किसी चीज को मांगने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो हिचकिचाता है, तो वो अपनी सेल्फ को उस समय जान नहीं पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है उस सेल्फ को जानने से। वही कंसेप्ट मैं आज अगेन दोबारा लेकर आया हूँ इस टॉपिक में, ताकि आप सेल्फ को जाने, अपनी पर्सनालिटी को जाने।
By now you already may have developed some ideas about yourself. जो स्टूडेंट्स आई गेस 17-18 साल की उम्र के स्टूडेंट्स और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ या आत्म का टॉपिक क्या होता है, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप सब मुझे अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अपने बारे में, अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। और इसको साइकोलॉजी में एक टेस्ट भी कहा जाता है जिसे हम कहते हैं SAT, सेंटेंस टेस्ट। इसको हम SAT नहीं कहते, इस टेस्ट को माफ कीजिएगा, इसको हम कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT। ठीक, और ये जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, इसमें हम कुछ सेंटेंसेस देते हैं एक इंसान को, जैसे मैंने कहा आई एम। अब यहाँ पर वो इंसान की पर्सनैलिटी चेक करने के लिए बेसिकली ये टेस्ट दिया जाता है, साइकोलॉजिस्ट करवाते हैं ये टेस्ट, ये स्कूल्स में करवाया जाता है ये चीज। तो आई एम, अब वो इंसान आई एम के आगे अपना नाम हो सकता है लिखे, हो सकता है वो अपना नाम लिखे इसमें, आई एम अमन कोचर। फिर उसको पर्सनैलिटी को जानने के लिए एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं अगेन आई एम। अब हो सकता है कि वो इसमें अपनी एज लिखे। ऐसे करते करते हमारे पास 8-9 आई एम आते हैं, और साथ साथ जब हमारे पास लास्ट या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट कंसेप्ट आता है, तो वहां पर वो इंसान अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मेरी ये हॉबीज हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। ये सारी चीजें जानकर हम एक सेल्फ को पहचान सकते हैं। अब सेल्फ के भी हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ जानने के लिए चीजें होती हैं। आइए उनको पढ़ते हैं कि ये सेल्फ होता क्या है, और असल में सेल्फ को दुनियावी तरीके से किस तरीके से देखा जाता है, सोसाइटी किस तरीके से एक सेल्फ को देखती है। A newly born child has no idea of itself। जब एक बच्चा पैदा होता है, नया होता है, ऑब्वियसली उसको नहीं पता होता, ये चीज नेचुरल है कि उसे अपनी सेल्फ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। As a child grows older, the idea of self emerges and its formation begins। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, अपनी एज में आगे स्कूल वालों से मिलता है, अपने बच्चों से मिलता है, स्टूडेंट्स अपने आसपास के बच्चों से मिलता है, घुल मिलता है, खेलता है, साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स से भी कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, एजुकेशन मिल रही है उस बच्चे को। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड अदर पर्सन्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स आइडियाज अबाउट सेल्फ। तो हमारा बेसिकली इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ किस तरीके से होता है, मेरा यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, इंटरेक्शन विद सोसाइटी। सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, वो हमारी सेल्फ को कहीं ना कहीं बनाने में बहुत काम आता है। क्या हमारी सेल्फ हमारी इंटरेक्शन की वजह से ही बनती है? ऐसा कहना भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है हमारे बारे में कुछ अच्छा बात करें, कुछ तारीफ करें, और कुछ हो सकता है कि हमारी ही सेल्फ में कुछ कमियां निकालें, कुछ खामियां निकालें, कुछ गलतियां निकालें। तो यही चीज हमें देखनी है, जिसे हम कहते हैं रेशनल थिंकिंग, यानी कि सही और गलत के बीच में फर्क पैदा करना, और साथ ही साथ फेवरेबल और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को समझना। तो ये कंसेप्ट कहलाता है सेल्फ का, जहां पर हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने के बारे में बात करते हैं। Our interaction with other people, our experiences and the meaning we give to them serve as the basis of our self। यही चीज मैंने अभी बताई कि हमारा सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन किस तरीके का हो रहा है, और ये सोसाइटी का इंटरेक्शन हमें किस लेवल पर हमें जानने के लिए मदद करेगा। हमें खुद को जानने के लिए ये इंटरेक्शन कितना फायदेमंद है, कितना हेल्पफुल है, इस चीज के लिए ये सेल्फ को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभार कुछ लोग, अब ज्यादातर, अब मैं एक एग्जांपल लूंगा जो कि है डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन के एग्जांपल में डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, सबसे पहला होपलेस, दूसरा वर्थलेसनेस। ये दो बहुत ही मेजर सिम्टम्स हैं, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, जहां पर एक इंसान को पता नहीं होता है कि उसको करना क्या है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाए, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्पलेसनेस। ये तीन हमारे पास
जो कंसेप्ट आते हैं डिप्रेशन के लिए, मैं इसको सेल्फ के साथ लिंक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़े होकर जब इंसान अपनी सेल्फ को अपने चाइल्डहुड से, अपनी टीनेज से समझना नहीं जानते हैं, या आप जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, मैं कहूँगा कि आप ये कंसेप्ट ऑफ सेल्फ का टॉपिक जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जहां पर साइकोलॉजिस्ट जैसे कि मैं क्या करूंगा कि मैं डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस, किस तरीके से वो अपनी सेल्फ को खो चुके हैं, जानना नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि सेल्फ को इंसान जानने ही नहीं चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डिप्रेस थे या उन्हें कोई और मानसिक बीमारी थी, मेंटल इलनेस थी। अब डिप्रेशन के केस में ऐसा क्या होता है कि ये तीन चीजें, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, ये तीन चीजें किस तरीके से सेल्फ को एक तरीके से झंझोड़ के रख देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। क्या होगा ऐसा कि जब आप होपलेस हो जाएंगे, क्योंकि जब आप होपलेस हो जाएंगे, आपके सामने कोई चीज है, आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके सामने जॉब का एप्लीकेशन ऑनलाइन आपके सामने है, बट आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं, आप में होप ही नहीं है वो चीज की। तो यहाँ पर क्या खत्म हुआ? आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी आत्म, आपका सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो रही है, डिस्ट्रॉय होने की कोशिश कर रही है आपको खुद को, जहां पर होपलेस इंसान हो जाएगा। वर्थलेस, वो अपनी कीमत, वो अपनी वैल्यू, वो अपना टाइम समझ ही नहीं पाएगा कि वो कितना वैल्यूएबल इंसान है इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। यही सेम इंसिडेंट मैं हाईलाइट करूंगा, भगवत गीता में भी यही सेम कंडीशन हुई थी अर्जुन के साथ। जब अर्जुन ने अपने साथ सामने कौरवों को देखा था कि वो लड़ाई करने के लिए उन्हीं के भाई बंधु और उन्हीं के गुरु सामने खड़े हैं लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए उनसे, तो गीता में अगर आप लोग में से किसी ने गीता पढ़ी होगी तो आपको ज्ञान होगा उस चीज का कि वर्थलेसनेस का वहां पर ये डिप्रेशन के सिम्टम्स अर्जुन में दिखाई दिए थे। वो होपलेस हो चुका था कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इन्हें हरा पाऊंगा, जबकि वो धनुर्धर था, इतना अच्छा तीरंदाज धनुर्धर था, बट स्टिल उसको ये होपलेस का सिम्टम नजर आया था अर्जुन को। वर्थलेसनेस उनको नजर आई थी अपने आप में। वर्थलेसनेस किस तरीके से कि वो अपनी वैल्यू जानना भूल गए थे, क्योंकि वो उनके सामने एक ऐसा पर्दा चढ़ा हुआ था, एक ऐसा पर्दा था उस टाइम पे जो दिमाग ने चढ़ा दिया था, जिस वजह से वो ऐसे हेल्पलेस, वो मदद चाह रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता का वो पाठ जो है वो दिया उस समय कि ताकि वो जगत के कल्याण के लिए काम आए। और आप हेल्पलेसनेस से जो इंसान फील करते हैं, जो ज्यादातर डिप्रेशन में पहला सिम्टम जो देखने को मिलता है वो होता है ये हेल्पलेसनेस का। इंसान को लगता है कि अब मेरी कोई मदद ही नहीं कर पाएगा, जिस वजह से अगेन वो अपने सेल्फ को भूल जाता है। तो ये एक एग्जांपल था जहां पर डिप्रेशन सेल्फ के कंसेप्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक हमारे पास चीज आती है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के लिए, जहां पर हमारे पास दो तरीके की आइडेंटिटीज क्रिएट होती है। वो दो आइडेंटिटीज क्या क्रिएट होती हैं? पहली आइडेंटिटी होती है पर्सनल और दूसरी आइडेंटिटी होती है सोशल। समझते हैं इस टॉपिक को, इस पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी क्या है। Personal identity refers to those attributes of a person that make him or her different from others. When a person describes herself or himself by telling his or her name or her qualities or characteristics, that I am very honest or I am hardworking, I am very truthful, I am very cooperative, I am very friendly, तो यहाँ पर वो अपनी पर्सनैलिटी को शो करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली वो करता क्या है कि वो अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से शो करता है जितना वो जानता है, जितना वो पर्सनली खुद को जानता है। मेरा नाम क्या है, मेरी एज, उम्र क्या है, मैं काम क्या करता हूँ, मैं किस तरीके से रहता हूँ, या मेरे दोस्तों के साथ बोलचाल है या नहीं, मैं फ्रेंडली हूँ या नहीं, मैं कोऑपरेटिव हूँ या नहीं, ये सारी चीजें जब इंसान बोलता है तो वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी शोकेस करने की कोशिश करता है, जिसे हम आगे चल के समझेंगे कि पर्सनालिटी के साथ किस तरीके से इसको लिंक किया जाता है। और वहीं अब सोशल आइडेंटिटी क्या होती है? सोशल आइडेंटिटी refers to those aspects of a person that link her or him
टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप और आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। यहां पर इंसान अपने आप को लिंक करता है अपने आप से, बट यहां पर वो अपने आप को लिंक करता है सोसाइटी से, तो उसकी सोशल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। सोसाइटी से किस तरीके से? दैट माय नेम इज अमन, पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएटेड, पर्सनैलिटी शोन, सोशल आइडेंटिटी एंड आई एम अ हिंदू। अब यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है उसकी, यहाँ पर ये सोशल आइडेंटिटी है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है इस कंसेप्ट से थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, बट मैंने कोशिश करी है कि मैंने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी के डिफरेंस को। When someone says that she is a Hindu or a Muslim, a Brahmin or a North Indian or a South Indian, then these descriptions characterize the way people mentally represent themselves as a person. तो इन टोटल वो इन दोनों चीजों से अपनी सेल्फ को डिफाइन करते हैं एज अ पर्सन दे आर, एज अ पर्सन दे आर। वो एक इंसान किस तरीके के हैं और वो अपनी सेल्फ को डिफाइन करते हैं एज अ पर्सन दे आर। वो अपने आत्म को जानने की कोशिश करते हैं इन दो पैरामीटर्स पे, इन दो पॉइंट्स पर, जहां पर वो सबसे पहले अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, कभी भी एक इंसान मैं हिंदू हूं और मेरा नाम अमन है, लोग ऐसा बहुत कम बोलेंगे, या मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूं और मैं 8वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। नहीं, लोग सबसे पहले साइकोलॉजिकली ये माइंडसेट क्रिएटेड है कि लोग पहले अपने बारे में बताना चाहते हैं पर्सनली, कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, उसके बाद वो अपनी सोशल आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। ठीक, तो ये दो कंसेप्ट्स थे, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी को जानने के लिए, जहां पर सेल्फ को हम, एक इंसान क्या करता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है इन दो पैरामीटर्स पे, इन दो पॉइंट्स की मदद से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जहां पर एक ही इंसान अपने आप को अगेन दो अलग तरीकों से जानता है, या वो ऐसा चाहता है कि सोसाइटी उसको इन दो तरीकों से देखे। वो क्या है? दो तरीके हैं, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये कंसेप्ट देखेंगे क्या है कि सेल्फ एज अ सब्जेक्ट क्या है और सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल का मैं हेल्प लूंगा ताकि वो क्लैरिटी आप में आए। If you do the description, you will find that they have described themselves either as an entity that does something. अगर हम एक इंसान, जैसे अभी मैंने सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बताया था, जहां पर मैंने कहा था I am और I am, मैंने ये दो तीन कंसेप्ट बताए थे, और इस कंसेप्ट में इंसान क्या करेगा कि अपने बारे में बताएगा कि मैं क्या हूं, ठीक, मैं काम क्या करता हूं। यहां पर एज अ सब्जेक्ट का रेफरेंस यूज होता है, दैट डज समथिंग। अगर वो अपने आप को ऐसा डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या करता है, ठीक, क्या वो काम करता है। इन द केस द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट हु डज समथिंग। और दूसरी तरफ अगर एक एंटिटी अपने आप को इस तरीके से डिफाइन करती है या एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, ऑन विच समथिंग इज डन, कि मेरे ऊपर ऐसा होता है, दैट आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, ये मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ सब्जेक्ट, बट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, अगेन एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि मैं ये करता हूं। बट ऑब्जेक्ट क्या होता है? On which something is done. Example, I am one who easily gets hurt. यहाँ पर कहने का क्या मतलब हुआ? I am one who notices people. तो अगर मैं यहाँ पर ये चीज कह रहा हूँ, तो ये मैं तीनों कंसेप्ट्स में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं अपने आप को सब्जेक्ट की तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ। इट मीन्स कि ये मेरी आइडेंटिटी है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मेरी सेल्फ एज अ सब्जेक्ट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बट अगर मैं एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, यानी कि जिस पर वो काम हुआ है, जैसे लोग, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, तो मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा हूँ,
मैं इंट्रोवर्ट हूँ सोसाइटी की वजह से भी और कुछ अपने बायोलॉजिकल कॉजेस की वजह से भी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक। तो वो एज एन ऑब्जेक्ट होगा जो हो रहा है और जो कर रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा डिफरेंस है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अपनी सेल्फ को जानने का और समझने का। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का किस तरीके से क्रिएट होगा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया, दिस मीन्स दैट सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। व्हेन यू से आई नो हु आई एम, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, द सेल्फ इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ नोअर एज वेल एज सब्जेक्ट समथिंग दैट कैन बी नोन। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पर बहुत इजीली अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं। हम अपनी सेल्फ को एज अ सब्जेक्ट भी जान सकते हैं और हम अपनी सेल्फ को एज एन ऑब्जेक्ट भी जान सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और हम पर भी कुछ हो रहा है, इन दो तरीकों से। और वो होना एक्सपीरियंस कहलाता है और वो करना आपका काम कहलाता है या कर्म कहलाता है। सो ये दो चीजों से, इन दो तरीकों से आप अपनी सेल्फ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, अगेन माय पर्सनल एक्सपीरियंस टू नो द सेल्फ और द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। अगर एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी को या अपनी सेल्फ को सिर्फ दो पैरामीटर्स में से एक ही पैरामीटर पे डिफाइन करने की कोशिश करता है, या तो वो सिर्फ पर्सनल उसकी आइडेंटिटी है या उसकी एक सब्जेक्ट की आइडेंटिटी है। राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट आइडेंटिटी ओनली, नॉट गोइंग ऑन टू द पर्सनल टॉपिक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की आइडेंटिटी यानी कि वो जो कर रहा है, वो जो है, ठीक। जैसा मैंने एग्जांपल, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, और भी कई एग्जांपल्स थे यहाँ पर। आई एम अ डांसर, है ना, आई एम अ पेंटर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। तो वो कर रहा है, इट मीन्स सिंपली वैसा वो है। बट ऑब्जेक्ट के नजरिए से अगर देखा जाता है तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी उसको ऐसा बना देती है, देखने पे मजबूर कर देती है कि वो ऐसा है। नॉट इन ऑल द केसेस बट इन द केसेस दैट आई हैव सीन ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस, तो जहां पर ये मुझे देखने को मिली है चीज कि ऑब्जेक्ट में जब भी मैं पर्सनालिटी को जानने की कोशिश करता हूँ तो वहां पर लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। रिसेंटली अभी मेरे पास एक केस आया और उस केस में मुझे क्या चीज बताई गई थी, उस केस में मुझे यही चीज एक्सप्लेन करी थी उन पेशेंट ने कि उन्हें ऐसा लगता है दैट उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक। बट शी वॉज नॉट द सब्जेक्ट, वो पीएचडी स्कॉलर हैं, ठीक। जो क्लाइंट है वो पीएचडी स्कॉलर हैं और वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह अपने आप को फ्रेम करवा रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है। सो दैट इज एन ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जहां पर वो दूसरों की आंखों से, दूसरों के नजरिए से अपने आप को देख रही हैं। एज अ सब्जेक्ट द सेल्फ एक्टिवली एंगेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इटसेल्फ। अगर आप अपने आप को सब्जेक्ट के तरीके से देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप में एंगेज हो जाएंगे अपने आप को जानने के लिए। द सेल्फ एंगेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इटसेल्फ, क्योंकि सब्जेक्ट मैं कौन हूं, ठीक, मैं क्या करता हूं, तो ये चीजें जब कंसेप्ट आता है, क्लियर होता है, तो वो आप सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट द सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन, तो इंसान को ऐसा लगता है एंड इट कम्स टू बी नोन, जब उसे ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। ऑब्जेक्ट नॉट इन द सेंस की कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट की तरह देखने का मतलब है कि अरे यार तुम तो इतने घुल मिलते नहीं हो, तो इंसान में डाउट आने लग जाता है कि क्या मैं फ्रेंडली नहीं हूँ। बट अगर वो अपने आप को ऐसा सब्जेक्ट देखता है तो वो कहता है कि यार मैं तो डांसर हूँ, मैं तो सबसे बहुत खुल मिल के रहता हूँ, मेरे तो डांस के साथ भी मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं मल्टीपल डांसर्स के साथ परफॉर्म करता हूँ, मैं तो फ्रेंडली हूँ। बट जब उसे ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है तो उसके बीच का ये जो सिमिलैरिटी थी ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है, और जिस वजह से उसकी जो सेल्फ इमेज है, उस इंसान की जो सेल्फ इमेज है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड होने लग जाती है। वो सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं कैसी हो जाती है, डिस्ट्रॉयड। तो वो सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं खराब होने लग जाती है, क्योंकि जब उसकी रियल सेल्फ और उसकी आइडियल सेल्फ में डिफरेंस आने लग जाता है तो उसकी सेल्फ इमेज जो है थोड़ी सी खराब होने लग जाती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। तो आई गेस कि ये आज का टॉपिक आप सबको क्लियर होगा मेरे लास्ट वीडियोस की तरह।
जिस तरीके से मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ बायलिंगुअली, दोनों लैंग्वेजेस में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, दोनों लैंग्वेजेस में मैं कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूँ। और आज का कंसेप्ट चैप्टर 2 फॉर क्लास 12 सेल्फ एंड पर्सनालिटी का जो टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड साथ ही साथ अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग जानने के लिए भी। बिकॉज आई एम नॉट ओनली एन एजुकेटर, आई एम ऑल्सो अ काउंसलर एंड अ साइकोलॉजिस्ट, जहां पर मैं मदद करता हूँ थ्रू माई ऑनलाइन लेक्चर्स एंड थ्रू माई सेशंस लोगों को अपनी सेल्फ, लोगों को अपने आप को जानने में, लोगों की अपनी वर्थ पहचानने में, लोगों को हेल्पलेस फील ना करवा के, लोगों को ऑप्टिमिस्टिक बना के। सो आई होप वंस अगेन कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए, और अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों में भी ये पॉजिटिविटी, ये नॉलेज का एनहांसमेंट स्प्रेड हो और लोग अपने आप को और अच्छे से जाने, पहचाने। Thank you, and once again, thank you all.